सभी को नमस्कार। इनसाइड लाइंस की एक नई कहानी में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बड़ी दिलचस्प किताब है वॉलेस डी वॉटल्स की, 1910 की क्लासिक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। नाम सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई फॉर्मूला हो अमीर बनने का, और लेखक का दावा भी यही है कि ये कोई फिलॉसफी नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है। पर क्या सच में अमीर बनना गणित जैसा कोई विज्ञान हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और किताब का जवाब है हाँ, बिल्कुल। देखिए, किताब का जो पहला और सबसे मजबूत तर्क है ना, वो ये है कि अमीर बनना, या यूं कहें कि अपनी जरूरतें पूरी करने लायक पैसा होना, कि हर इंसान का एक तरह से अधिकार है। अधिकार? हाँ, अधिकार। उनका मानना है कि हम सब यहाँ पूरी तरह से जीने और विकसित होने के लिए हैं। मतलब मन, शरीर, आत्मा, इनसे। और इसके लिए भाई बहुत सी चीजों की जरूरत होती है, और उन्हें बिना पैसों के पाना मुश्किल है। हाँ, है ना? हाँ, ये तो है। ये सिर्फ थोड़ी चीजों से गुजारा करने की बात नहीं, बल्कि भरपूर जीने की बात है। और हाँ, वो इसे एक सटीक विज्ञान मानते हैं। सटीक विज्ञान जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री? हाँ, बिल्कुल। जैसे 2+2 4 होता है, वैसे ही उनका कहना है कि अगर कोई एक खास तरीके से काम करे तो उसका अमीर बनना तय है, गणितीय निश्चितता के साथ। और ये तरीका माहौल, टैलेंट या सिर्फ पैसे बचाने पर उतना निर्भर नहीं करता। ये उस खास तरीके पर ही निर्भर करता है। खास तरीका, ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर क्या ये वाकई सबके लिए है? मतलब क्या कोई भी इसे सीख सकता है, चाहे उसके पास कोई खास हुनर ना हो या वो अभी गरीब हो? बिल्कुल, लेखक का यही विश्वास है। वो कहते हैं कि उन्होंने देखा है कि अलग-अलग तरह के लोग, प्रतिभाशाली भी और साधारण भी, बहुत पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे, सभी इस खास तरीके से अमीर बने हैं। अच्छा। के पास शुरुआत करने के लिए पूंजी नहीं है, तो भी इस तरीके से वो पूंजी पाना शुरू कर सकते हैं। पैसा कमाना वो अमीर बनने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा बन जाता है। ठीक है, ये तो काफी उम्मीद जगाने वाली बात हुई। लेकिन अक्सर सुनने में आता है और लोग मानते भी हैं कि भाई मौके कम हो गए हैं, अवसर सीमित हैं, सारा पैसा तो बड़ी कंपनियों में या कुछ अमीर लोगों के पास ही सिमट गया है। इस बारे में किताब क्या कहती है? देखिए, किताब इस सोच को पूरी तरह से खारिज करती है। लेखक का कहना है कि अवसर कभी खत्म नहीं होते, वो बस रूप बदलते रहते हैं। रूप बदलते हैं? कैसे? जैसे पुराने जमाने में रेल मार्ग में अवसर थे, फिर इलेक्ट्रिक रेलवे आए, और भविष्य में शायद हवाई यातायात या कुछ और नई चीज होगी। जब ये किताब लिखी गई थी 1910 के अमेरिका में, तब कृषि और उससे जुड़े उद्योगों में अपार अवसर थे। तो उनका कहना है कि दुनिया हमेशा बदल रही है, और जो इस बदलाव के साथ चलते हैं उनके लिए मौके हमेशा रहते हैं। ये बात तो सही है। बदलाव ही स्थिर है। और इससे भी गहरी बात वो ये कहते हैं कि असल में धन की आपूर्ति असीमित है, अनलिमिटेड है। असीमित? ये कैसे? संसाधन तो सीमित लगते हैं। हाँ, यहीं पर उनका वो विचार आता है मूल तत्व का। उनके अनुसार ब्रह्मांड की हर चीज एक ही मूल तत्व से बनी है, जिसे वो निराकार तत्व भी कहते हैं। ये तत्व निराकार है, हर जगह मौजूद है और असीम है, अनंत। निराकार तत्व, फॉर्मलेस स्टफ, ये थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है, एब्स्ट्रैक्ट है काफी। क्या आप इसे और समझा सकते हैं? लेखक का क्या मतलब है इससे? हाँ, बिल्कुल। ये थोड़ा गहरा विचार है, मानता हूं। लेखक इसे सोचने वाला तत्व भी कहते हैं। उनका मानना है कि ये तत्व सिर्फ है नहीं, बल्कि ये जीवित है, इसमें बुद्धि है, और इसकी एक स्वाभाविक इच्छा है अधिक जीवन की, मतलब खुद को और बेहतर तरीके से व्यक्त करने की। अच्छा, जीवित तत्व। हाँ, इसीलिए ये लगातार नए नए रूप बना रहे हैं। आप प्रकृति को देखिए, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया बना रही है ना? उसमें कोई कमी नहीं है। लेखक के अनुसार यही तत्व सभी धन का स्रोत है, और इसकी सप्लाई कभी खत्म नहीं हो सकती। अच्छा, तो अगर ये सोचने वाला तत्व ही धन का स्रोत है, तो हम इससे धन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसका पहला सिद्धांत क्या है? पहला कदम? हाँ, यहीं पर सबसे मजेदार बात आती है। पहला सिद्धांत है विचार। थॉट? हाँ, लेखक कहते हैं कि विचार ही वो एकमात्र शक्ति है जो इस निराकार तत्व से मूर्त धन उत्पन्न कर सकती है। जब ये सोचने वाला तत्व किसी रूप के बारे में सोचता है, तो वो रूप धारण कर लेता है। प्रकृति में हम जो भी रूप या प्रक्रिया देखते हैं, पेड़, पहाड़, जानवर, वो सब मूल तत्व में एक विचार की अभिव्यक्ति है। ओह! और मनुष्य, हम एक सोचने का केंद्र है, थिंकिंग सेंटर है। हम मौलिक विचार उत्पन्न कर सकते हैं। यदि मनुष्य अपने विचार को मूल सोचने वाले तत्व तक पहुंचा सकता है,
तो वो उस चीज के निर्माण या गठन का कारण बन सकता है जिसके बारे में वो सोच रहा है। तो अमीर बनने की पूरी प्रक्रिया हमारे विचारों से शुरू होती है, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल, वहीं से शुरुआत है। लेकिन इसके लिए 3 मौलिक प्रस्तावों पर पूरा विश्वास करना आवश्यक है। 3 बातें कौन सी? पहली, एक मूल निराकार सोचने वाला तत्व है जिससे सब कुछ बना है। दूसरी, इस तत्व में एक विचार उस चीज का उत्पादन करता है जिसकी छवि विचार द्वारा बनाई जाती है। और तीसरी, मनुष्य अपने विचार में चीजों का निर्माण कर सकता है और अपने विचार को निराकार तत्व पर अंकित करके वो उस चीज का निर्माण करवा सकता है जिसके बारे में वो सोचता है। ठहराओ, लेखक कहते हैं कि शुरुआत में इन्हें बस विश्वास पर लेना होगा, जैसे हम वैज्ञानिक नियमों को लेते हैं। विश्वास पर लेना होगा, लेकिन क्या सिर्फ विश्वास करना ही काफी है? बहुत से लोग अच्छी चीजों में विश्वास तो करते हैं, पर नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ विश्वास काफी नहीं है। विश्वास के साथ साथ खास तरीके से सोचना, थिंकिंग इन द सर्टेन वे, भी महत्वपूर्ण है। खास तरीके से सोचना, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है सच्चाई को सोचना, भले ही बाहरी परिस्थितियां, अपीयरेंसेस विपरीत दिखें। उदाहरण के लिए जैसे बीमारी के माहौल में स्वास्थ्य के बारे में सोचना या गरीबी के बीच धन के बारे में सोचना। तो ये तो मुश्किल है। हाँ, ये कठिन है। इसमें मानसिक शक्ति लगती है, लेकिन यही महारत है। इस शक्ति का आधार यही विश्वास है कि केवल एक ही सोचने वाला तत्व है जिससे सब कुछ बनता है, और गरीबी या बीमारी ये केवल दिखावे हैं, असलियत नहीं। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी इच्छाओं की एक बहुत बहुत साफ तस्वीर बनानी होगी मन में। बिल्कुल, एक बिल्कुल साफ और निश्चित मानसिक तस्वीर। ठीक है। कि आप क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं। अस्पष्ट या धुंधली इच्छाएं वो काम नहीं करेंगी। नहीं करेंगे। आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, और उसकी एक स्पष्ट छवि बनानी होगी। ठीक है, जैसे वो आपको मिलने पर दिखेगी। इस तस्वीर को लगातार अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, मान लिया एक साफ मानसिक तस्वीर बना ली, उसे दिमाग में भी रखा। इसके बाद क्या सिर्फ तस्वीर देखना काफी है? नहीं, तस्वीर देखना पहला कदम है, लेकिन काफी नहीं। स्पष्ट तस्वीर के पीछे उसे साकार करने का एक मजबूत उद्देश्य यानी इरादा। हाँ, पक्का इरादा। और इस उद्देश्य के पीछे एक अटूट और अडिग विश्वास होना चाहिए। इनविंसिबल एंड अनवेवरिंग फेथ। हाँ, ऐसा विश्वास कि वो चीज पहले से ही आपकी है या कम से कम आपके पास आ रही है और आपको बस उसे प्राप्त करना है। पहले से ही आपकी है, ये कैसे माने? उदाहरण देते हुए, मानसिक रूप से आपको मानसिक रूप से उस नए घर में रहना है जिसकी आप इच्छा रखते हैं। उन अच्छे कपड़ों को पहनना है, उस कार को चलाना है। कल्पना में उन चीजों का उपयोग करें जैसे वे आपकी वास्तविक संपत्ति हों अभी। अच्छा, ये केवल दिवा स्वप्न देखना नहीं है, ये विश्वास और उद्देश्य के साथ कल्पना का वैज्ञानिक उपयोग है। और आपने कृतज्ञता का भी उल्लेख किया था, उसका इस प्रक्रिया में क्या स्थान है? कृतज्ञता, शुक्रगुजार होना, ये इस विज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत जरूरी। ये आपको निराकार तत्व के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संबंध मिलाने के लिए आवश्यक है। सामंजस्यपूर्ण संबंध। हाँ, कृतज्ञता आपके मन को उस स्रोत के करीब लाती है जहां से आशीर्वाद आते हैं। और देखिए, ये आपको प्रतिस्पर्धात्मक सोच से बचाकर रचनात्मक सोच में बनाए रखती है। कॉम्पिटिटिव से क्रिएटिव। निवाद देना आवश्यक है। तो मतलब हमें हर उस चीज के लिए आभारी होना चाहिए जो हमारे पास पहले से है, छोटी से छोटी चीज के लिए भी। हाँ, बिल्कुल। और न केवल उसके लिए जो आपके पास है, बल्कि हर उस चीज के लिए जिसने आपकी उन्नति में जरा भी योगदान दिया है। लेखक यहाँ तक कहते हैं कि हमें उन व्यवस्थाओं और लोगों के प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए जो दुनिया को चला रहे हैं। जैसे उस समय के बड़े उद्योगपति, राजनेता वगैरह, क्योंकि वो भी उस संचरण प्रणाली, लाइंस ऑफ ट्रांसमिशन को व्यवस्थित करने में मदद कर रहे हैं जिसके माध्यम से आपकी दौलत आप तक आएगी। कृतज्ञता आपको हर चीज में अच्छाई से जोड़ती है और फिर अच्छाई आपकी ओर आकर्षित होती है। स्वाभाविक रूप से। और जैसे हम इन शक्तिशाली विचारों पर चर्चा कर रहे हैं, मैं याद दिलाना चाहूंगी, इनसाइड लाइंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको और भी ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज मिल सकें। हाँ जी, जरूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, एक और बात जो दिमाग में आती है, कई लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करना पड़ता है, दूसरों को प्रभावित करना पड़ता है या परिस्थितियों को मजबूर करना पड़ता है। क्या ये सच है? स्पष्ट रूप से खंडन करते हुए, किताब के अनुसार ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत। आपको अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग कभी भी किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं करना चाहिए, यहां तक कि
उसके भले के लिए भी नहीं। अच्छा, भले के लिए भी नहीं। नहीं, ये मानसिक रूप से जबरदस्ती करना है, जो शारीरिक जबरदस्ती जितना ही गलत है। न ही आपको चीजों या ईश्वर को मजबूर करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करने की जरूरत है, वो होगा ही नहीं। तो फिर इच्छा शक्ति का काम क्या है? विल पावर का इस्तेमाल कहाँ करें? सही उपयोग बताते हुए, इच्छा शक्ति का एकमात्र सही उपयोग खुद पर है, अपने ऊपर। जब आप जानते हैं कि क्या सोचना है और क्या करना है, मतलब सही क्या है, तो आपको अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग खुद को सही सोचने और सही कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए करना होगा। अपने आप को मजबूर करने के लिए? हाँ, इसका उपयोग अपने विचारों को नियंत्रित करने, अपना ध्यान गरीबी और अभाव के बजाय धन और प्रचुरता की दृष्टि पर केंद्रित रखने के लिए करें। यही है इच्छा शक्ति का सही काम, खुद को उस खास तरीके पर बनाए रखना। समझ गई। तो विचार और विश्वास तो ठीक है, लेकिन सिर्फ उनसे काम नहीं चलेगा, कर्म भी आवश्यक है, एक्शन। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जहां कई लोग असफल होते हैं, चूक जाते हैं। विचार रचनात्मक शक्ति है, निसंदेह है, लेकिन व्यक्तिगत क्रिया, पर्सनल एक्शन के बिना यह अधूरा है। अधूरा है। विचार चीजों को आपकी ओर लाते हैं, यह सच है, लेकिन क्रिया द्वारा आप उन्हें प्राप्त करते हैं, एक्शन से आप उन्हें हासिल करते हैं। ठीक है, एक्शन लेना है, पर कब और कहाँ? कब और कहाँ कार्य करें? आपको अभी कार्य करना है, अभी, इसी पल। हाँ, आप अतीत में कार्य नहीं कर सकते, वो गया, और भविष्य अभी आया नहीं है। आपको अपने वर्तमान व्यवसाय या रोजगार में, अपने वर्तमान वातावरण में मौजूद लोगों और चीजों पर कार्य करना है। आज के काम को कुशलता से करें, यही सबसे जरूरी एक्शन है। लेकिन अगर कोई महसूस करता है कि वो गलत व्यवसाय या गलत माहौल में है, उसे वो काम पसंद नहीं या जगह पसंद नहीं, तब क्या? तब भी उन्हें वर्तमान में ही कार्य करना है। एक्शन तो अभी और यहीं लेना है। अपनी मौजूदा नौकरी या व्यवसाय का उपयोग करें एक बेहतर व्यवसाय पाने के साधन के रूप में। अपने वर्तमान परिवेश का उपयोग करें एक बेहतर परिवेश में जाने के साधन के रूप में। अच्छा, एक सीढ़ी की तरह। बिल्कुल। बेहतर स्थिति की अपनी मानसिक तस्वीर को विश्वास और उद्देश्य के साथ बनाए रखें, वो बहुत जरूरी है। लेकिन कार्य अपनी वर्तमान स्थिति पर पूरी लगन से करें, पूरी कुशलता से। ये कुशल तरीके से काम करना, एफिशिएंट एक्शन, इसका ठीक ठीक क्या मतलब है? सिर्फ काम करते रहना या कुछ और? सिर्फ काम करना नहीं, हर कार्य को कुशल तरीके से करना। हर दिन वो सब कुछ करें जो उस दिन किया जा सकता है, कोई टालमटोल नहीं, और प्रत्येक कार्य को, हर एक काम को पूरी तरह से सफल तरीके से करें, पूरी क्षमता से। सफल तरीके से, हाँ। ये मायने नहीं रखता कि आप कितने काम करते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि प्रत्येक कार्य कितना कुशल है, कितना प्रभावी है। एक भी अधूरा या बेमन से किया गया काम वो पूरी लय बिगाड़ सकता है। तो हर काम को शक्तिशाली और कुशल कैसे बनाया जाए, इसका कोई राज? कुशलता का रहस्य बताते हुए, हाँ, राज वही है जो हमने पहले बात की। जब आप वो काम कर रहे हों, उसे करते समय अपनी दृष्टि, विजन को धारण करें, अपनी मानसिक तस्वीर को याद रखें और उसमें अपने विश्वास, फेथ और उद्देश्य, पर्पस की पूरी शक्ति डाल दें। अच्छा, यही वो बिंदु है जहां मानसिक शक्ति और व्यक्तिगत क्रिया का मिलन होता है। और याद रखें, हर सफल कार्य अगले सफल कार्य का मार्ग प्रशस्त करता है, मोमेंटम बनता है। व्यवसाय के चुनाव के बारे में क्या? क्या किसी विशेष व्यवसाय में होना जरूरी है अमीर बनने के लिए? ये तो उसका संतुलित दृष्टिकोण देते हुए लेखक कहते हैं कि आपकी सफलता कुछ हद तक उस व्यवसाय के लिए आवश्यक क्षमताओं, फैकल्टीज के विकास पर निर्भर करती है। मतलब जाहिर है आपके लिए उस व्यवसाय में सफल होना आसान होगा जिसके लिए आपके पास स्वाभाविक रूप से प्रतिभा है। हाँ, ये तो समझ आता है। लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ। आप किसी भी व्यवसाय में सफल हो सकते हैं। किसी भी? हाँ, क्योंकि यदि आपके पास सही प्रतिभा नहीं है तो आप उसे विकसित कर सकते हैं। और सबसे संतोषजनक सफलता उस काम को करने में मिलती है जिसे आप वास्तव में करना चाहते हैं। लेखक कहते हैं, डूइंग व्हाट यू वांट टू डू इज लाइफ। जो आप करना चाहते हैं वही जिंदगी है। हाँ, इच्छा जो है वो शक्ति का प्रमाण है। यदि आप दृढ़ इच्छा रखते हैं तो आप उस शक्ति को विकसित और लागू कर सकते हैं। तो अगर कोई गलत व्यवसाय में महसूस करता है तो उसे क्या करना चाहिए? एकदम से बदल देना चाहिए? हाँ, नहीं, जल्दबाजी में बदलाव ना करें। लेखक यही सलाह देते हैं, आमतौर पर विकास के माध्यम से बदलना सबसे अच्छा है। धीरे धीरे, जब संदेह हो, रुकें, अपनी दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करें और कृतज्ञता का अभ्यास करें। जल्दबाजी से बचें, क्योंकि ये आपको रचनात्मक तल से प्रतिस्पर्धी तल पर वापस ले जाती है। धैर्य रखना जरूरी है।
अच्छा, अब दूसरों के साथ व्यवहार की बात करते हैं। चाहे व्यवसाय में हो या सामाजिक रूप से, क्या कोई विशेष मानसिकता रखनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। आपके सभी प्रयासों का, हर बातचीत का मुख्य विचार ये होना चाहिए कि आप दूसरों के मन में वृद्धि का प्रभाव पहुंचाएं। इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीज मतलब ये कि हर पुरुष और महिला, हर इंसान कहीं न कहीं वृद्धि की तलाश में है। अधिक भोजन, बेहतर आश्रय, अधिक ज्ञान, अधिक जीवन, ये ब्रह्मांड का मौलिक आवेग है। मोर लाइफ। ठीक है। तैसे करें पर मार्गदर्शन, तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप जिनसे भी मिलते हैं उन्हें ये महसूस हो कि आप एक उन्नतिशील व्यक्ति हैं, एडवांसिंग पर्सन हैं। मतलब आप खुद आगे बढ़ रहे हैं और आपके साथ जुड़ने से उन्हें भी उन्नति मिलेगी। उन्हें ये महसूस कराना है। हाँ, ये विश्वास आपके हर कार्य, स्वर और रूप में झलकना चाहिए। और एक नियम हमेशा याद रखें, हमेशा आपके द्वारा लिए गए नकद मूल्य से अधिक उपयोगिता मूल्य दें। लिए गए पैसों से ज्यादा वैल्यू दें। हाँ, हमेशा, ताकि लेन देन में उनका फायदा हो। आत्मविश्वास से, जब लोग महसूस करेंगे कि आपसे जुड़ने से उन्हें लाभ होता है, तो वे आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपका व्यवसाय बढ़ेगा, आपकी तरक्की होगी। लेकिन सावधान रहें, दूसरों पर शक्ति या प्रभुत्व पाने की कोशिश ना करें। दूसरों पर कंट्रोल। हाँ, ये प्रतिस्पर्धी मानसिकता है, रचनात्मक नहीं। रचनात्मक कार्रवाई का सिद्धांत है, जो मैं अपने लिए चाहता हूं वो मैं सभी के लिए चाहता हूं, सबके लिए वृद्धि। ये सिद्धांत क्या पेशेवरों और वेतनभोगी कर्मचारियों पर भी लागू होता है, जैसे डॉक्टर, टीचर या कोई ऑफिस में काम करने वाला? सार्वभौमिकता पर जोर देते हुए। बिल्कुल, हर किसी पर। चाहे आप डॉक्टर हों, शिक्षक हों, पादरी हों, वकील हों या वेतनभोगी कर्मचारी, यदि आप दूसरों को जीवन में वृद्धि दे सकते हैं और उन्हें इसका एहसास करा सकते हैं, तो वे आपकी ओर आकर्षित होंगे और आप अमीर बनेंगे। और कर्मचारियों के लिए कोई खास सलाह, जो नौकरी करते हैं? कर्मचारियों के लिए विशेष सलाह। हाँ। ये महसूस न करें कि कम वेतन या सीमित अवसरों के कारण आप अमीर नहीं बन सकते हैं। अपनी स्पष्ट मानसिक दृष्टि बनाएं, उसे थामे रहें। हर दिन अपना सारा काम पूरी तरह से सफल तरीके से करें, पूरी कुशलता से। ये केवल अपने नियोक्ता को खुश करने के लिए ना करें, बल्कि खुद को आगे बढ़ाने के विचार से करें, अपने विकास के लिए। हाँ, जो व्यक्ति अपनी वर्तमान जगह के लिए बहुत बड़ा हो जाता है, जिसके पास स्पष्ट अवधारणा है कि वो क्या बनना चाहता है और जो बनने के लिए दृढ़ है, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। शक्ति, मतलब ब्रह्मांडीय शक्ति, हमेशा उन्नतिशील व्यक्ति के लिए अवसर प्रस्तुत करती है। मौके खुद आते हैं। वाह, ये बहुत प्रेरणादायक है। तो इस विज्ञान का अभ्यास करते समय कुछ और सावधानियां या अंतिम विचार हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? कोई खास गलतियां जिनसे बचना हो? हाँ, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। पहला, कभी भी आपूर्ति को सीमित न माने। ये न सोचें कि दौलत कम है और छीननी पड़ेगी। हमेशा रचनात्मक तल पर रहें, प्रतिस्पर्धी नहीं। कंपटीशन में नहीं जाना। नहीं। दूसरा, भविष्य की संभावित आपात स्थितियों या बाधाओं के बारे में चिंता में समय बर्बाद न करें। जब वे आएं तब उनसे निपटें, वर्तमान पर फोकस करें। ठीक है। तीसरा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, बहुत जरूरी है। कभी भी खुद के बारे में या अपने मामलों के बारे में हतोत्साहित तरीके से बात न करें। असफलता की संभावना को कभी स्वीकार न करें, न सोच में न बातों में। अपनी बातों पर ध्यान देना। हाँ, चौथा, दुनिया को एक विकसित होती हुई चीज के रूप में देखें। जो स्पष्ट विफलताएं दिखें, उन्हें केवल अस्थायी माने। हो सकता है वो किसी बड़ी सफलता का रास्ता बना रही हों। पॉजिटिव नजरिया। हाँ, और प्रतिभा की कमी के डर से न हिचकिचाएं। लेखक कहते हैं, आवश्यक क्षमता आपको प्रदान की जाएगी जब जरूरत होगी। और आखिर में, खासकर शुरुआत में, इस पुस्तक पर ही ध्यान केंद्रित करें और विरोधाभासी विचारों से बचें, कंफ्यूजन से बचें। फोकस रखना है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है, निचोड़ क्या है? अमीर बनने का ये विज्ञान संक्षेप में क्या है, अगर कुछ पॉइंट्स में बताना हो? बिल्कुल, इसे संक्षेप में ऐसे समझ सकते हैं। पहला, सोच का नियम। समझें कि एक सोचने वाला तत्व है जिससे सब बनता है। अपनी इच्छा की साफ मानसिक तस्वीर बनाएं, अटूट विश्वास और लगातार कृतज्ञता के साथ उससे बनाए रखें। सोच, विश्वास, कृतज्ञता। दूसरा, कर्म का नियम। अभी एक्शन लें अपने वर्तमान काम में। हर दिन का काम उसी दिन पूरी कुशलता से करें। हर काम में अपनी मानसिक तस्वीर, विश्वास और उद्देश्य की शक्ति डालें। वर्तमान में कुशल एक्शन।
और तीसरा, वृद्धि का नियम। हमेशा रचनात्मक रहें, प्रतिस्पर्धी नहीं। हमेशा लिए गए मूल्य से ज्यादा दें। हर किसी पर वृद्धि का प्रभाव डालें। खुद उन्नतिशील बने। ज्यादा वैल्यू देना और वृद्धि फैलाना। हाँ, जो इन निर्देशों का लगन और दृढ़ता से पालन करते हैं वे निश्चित रूप से अमीर बनेंगे। ये विज्ञान है और ये काम करता है। ये वास्तव में सोचने के लिए एक शक्तिशाली ढांचा है, एक बिल्कुल अलग तरीका दुनिया को देखने का। एक सवाल जो शायद सुनने वाले खुद से पूछ सकते हैं सबके बाद। हाँ, जरूर। शायद ये कि यदि विचार वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं और वो निराकार तत्व हमेशा अधिक जीवन चाहता है और असीम रूप से प्रचुर है, तो हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कमी या अभाव का अनुभव क्यों करते हैं? क्या ये वास्तव में बाहरी परिस्थितियों का परिणाम है, या ये मुख्य रूप से हमारे सोचने और कार्य करने के उस खास तरीके या उसके अभाव का प्रतिबिंब है? सोचने वाली बात है ना? तो हम अगले एपिसोड में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इनसाइड लाइन्स यूट्यूब चैनल की ओर से, और अगर इस वीडियो को 5000 लाइक्स मिलते हैं तो मैं इसका दूसरा भाग बनाऊंगी।